हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है फिर से एक मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं अपने नए वीडियो को लेकर। और इस क्रम में जो है आज मैं आपका जो है ये बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसका ऑलरेडी मैंने 2 लेसन आपको पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। आप वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं इस बुक का जो है तीसरा लेसन वो लेकर आ गया हूँ आप सबों के सामने। इसके पहले वाले 2 लेसन हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस बुक के 2 लेसन जो था, तो पहला लेसन था जिसका नाम था आपका ये जो हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश कैसे स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, उसको मैंने बताया था पहला लेसन में। दूसरा लेसन था इंग्लिश डाउन द एजेज, कैसे जो था इंग्लिश है समय समय बीतता चला जाता है, जिसका जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, इस चीज़ का हम लोगों ने उसमें पढ़ा था और देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे पढ़ेंगे वो है आपका थर्ड लेसन, तीसरा लेसन, जिसका पहला पार्ट आपका जो है थर्ड लेसन जो हेडिंग दिया गया है और उसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में ये देखा है कि आपका जो है इंग्लिश जो है उसको 3 मेजर पार्टों में बांटा गया है, जिसको पहले ओल्ड इंग्लिश कहा गया, जिसका टाइम पीरियड उसमें दिया है आपको। उसके बाद के इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश कहा गया, उसके बाद के इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। तो मैंने आपको शुरुआती वीडियो में ही बताया था कि हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इन सभी को जो है हम लोग आगे के जो है चैप्टर है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो उस क्रम में यह लेकर मैं आ गया हूँ। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जो बुक है वो दोनों क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए है। और मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आपको जो है कौन कौन से लेसन जो है, कौन कौन जो चैप्टर्स हैं वो आपको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के जो है वो चैप्टर और आप आज जो है वो लेसन। ठीक, तो आज देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे बोर्ड पर आज मैंने बहुत कम बातें लिख रखे हैं अपने बोर्ड पर, क्योंकि जब ज़्यादा मैं लिख देता था तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी हो जाती थी और दिखाई नहीं देती थी। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कम लिखें लेकिन ज़्यादा आपको समझाऊं। और बुक भी मैंने लिया है कि बुक्स में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा उस पॉइंट को। आप अगर चाहें तो अपने बुक को खोलकर सामने बैठ सकते हैं और समझ सकते हैं इस लेसन को। इसके अलावा अगर इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी इस पॉइंट से जुड़े हुए रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी बताते चलूँगा। लेसन थोड़ा सा लंबा है, कोशिश करूँगा कि इस पूरे लेसन को मैं कवर कर सकूँ इस वीडियो में। लेकिन अगर कवर नहीं हो पाता है तो मैं पार्ट 2 में भी इसका आपको जो शेष पार्ट रहेगा इस चैप्टर का उसको मैं लेकर आऊँगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है वो आपका लेसन। तो आप यहाँ देख लीजिए, क्लास जो है वो 11th एंड 12th रेनबो, यह भी रेनबो का ही पार्ट है। इस बुक का जो नाम है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की कहानी। और चैप्टर 3 है, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का जो है वो टाइटल है, क्या है, वो है ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का सबसे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा है कि आपका जो ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था वो था आपका AD 449 टू AD 1066, 449 से लेकर आपका जो है 1066 तक जो था ये टाइम पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का। ठीक, ओल्ड इंग्लिश को हम लोग और क्या क्या कहते हैं इस चैप्टर के हिसाब से, तो ओल्ड इंग्लिश भी हम लोग कहते हैं, इसको एंग्लो सेक्शन कहा भी गया और इसको एंग्लो आपको सेल्टिक भी कहा गया। अब सेल्टिक क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये यूरोप से शुरू हुआ। एंग्लो सेक्शन जो था वो प्रजाति था, ट्राइब था, 3 प्रजाति था, तीनों को मिलाकर इसका नाम जो है टुगेदर जो एंग्लो सेक्शन हम लोग पढ़े, जो पहले चैप्टर में दिया गया है। तो ये लोग कौन थे, तो यूरोप के पीपुल थे। बाद में हम लोग को पता चला कि उसमें कुछ इंडो यूरोपियन भी हुए, ठीक ना। तो वही बात होगा, आपका सेल्ट्स जो थे वो कौन थे, तो आपका इंडो यूरोपियन पीपुल थे। इंडिया और यूरोप के जो थे वो आपका इंडो यूरोपियन पीपुल थे। और एक और बात इसमें आता है कि वो नॉर्मन शब्द इसमें इंक्लूडेड किया गया है, वो कौन है, तो नॉर्मन जो है वो भी एक ट्राइब है ऑफ फ्रांस, फ्रांस के एक जो है यह भी प्रजाति है जो कि बाद में आपका इसको बहुत प्रभावित करती है इंग्लिश को। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश द एंग्लो सेक्शन एंग्लो एंड एंग्लो सेल्टिक, हाउएवर द अर्लियर 2 नेम ऑफ द पॉपुलर एंड द यूज द मोड ऑफ हैंड। और इसके 2 नाम बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आपका जो 3 नाम मैंने लिखा, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन और एंग्लो सेल्टिक, और इसके 2 नाम, एक ही नाम हम लोग ओल्ड इंग्लिश समझ रहे हैं लेकिन और भी 2 नाम इसके बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।
The history of the English begins with the coming of the Anglo-Saxon from Europe to Britain, mainland Britain. अब कह रहे हैं कि एंग्लो सेक्शन जो है आपका इंग्लिश कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जब एंग्लो सेक्शन जो थे वो यूरोप से ब्रिटेन जब आते हैं उस समय जो है इंग्लिश का आपका धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू होता है। क्योंकि शुरुआती के हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है कि जब आपका जो वर्ल्ड पर दूसरे लैंग्वेज जब राज कर रहे थे या रूलिंग कर रहे थे, चल रहा था, तो उस समय ना इंग्लिश और ना इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत ही बाद का 500 सेंचुरी का मात्र जो है यह भाषा है, तो वहां से होता है। दिस पीरियड इज फ्रॉम द एडी, मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इसका पीरियड क्या रहा है आपका 1449 से 1066। दिस टू डेट सिग्निफाई द मेजर इन्वेंशन दैट द चेंजेस द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री एंड द एंग्लो सेक्शन वेयर द फर्स्ट Ugra and were like the tribes from the Europe to their the invention in 449 and changed the Celtic Britain into the Germanic England। अब क्या हुआ कि एंग्लो सेक्शन जो थी वो प्रजाति इतनी उग्र प्रजाति थी, या एंग्लो सेक्शन जो क्या किया इन्होंने आपका कि इनके मतलब वर्चस्व के कारण यूरोप और बहुत सारे इन्वेंशन के कारण कह रहा है कि सेल्टिक ब्रिटेन इनटू द जर्मनिक इंग्लैंड, सेल्टिक ब्रिटेन को इन लोगों ने जर्मनिक इंग्लैंड में कन्वर्ट कर दिया। एंड द नॉर्मन conquest in the AD 1066 resulted in the infusion of a large number of French words into the vocabulary of English from the Europe to main Britain। और बहुत सारे जो था आपका वर्ड जो है नॉर्मन, जो ये नॉर्मन आपको मैंने बताया कि ट्राइब जो था फ्रांस के, इन लोग का जो विजय हुआ वो कब हुआ, तो वह आपका 1066 में हुआ। तो उस समय जो था बहुत बड़ा इन्फ्यूजन हुआ और फ्रेंच वर्ड इनटू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड जो थे वह इंग्लिश के वोकैबुलरी में ऐड किए गए और जिसको लाया गया ब्रिटेन में। मतलब आपको शुरू में ही मैंने बताया कि इंग्लिश जो है वो कई भाषाओं का मतलब कि वर्ड का प्रयोग करता है अपनी भाषा में, और आज भी उन भाषा को जैसे के तैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, बोलते हैं। जैसे अगर मान चलिए अगर हिंदी की ही बात किया जाए कि हम लोग जलेबी बोलते हैं, और जलेबी का अगर इंग्लिश लिखना होगा तो उसका इंग्लिश ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश में भी उसको जलेबी लिख सकते हैं। और बहुत सारे वर्ड इस आपके लेसन में ऐसे दिया गया है, पाठ में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जिस वर्ड को है वो जैसे को जैसे लिखा गया है। तो इसी तरह तो एक हिंदी वर्ड हो गया जो इंग्लिश में आ गया, प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ऐसा था। द रिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वेडर इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। अब कह रहे हैं कि इन्वेडर जो अतिक्रमणकारी थे और ये सेल्स थे, इन दोनों के बीच का जो अगर हम लोग डिफरेंसेस वर्णन करें, डिस्क्राइब करें, तो ये डिस्क्राइब करना संभव नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। बट द सीम्स हैव द सेटल डाउन बाय द साइड इनटू द मोर और लेस पीसफुल कांटेक्ट विद द एंग्लो सेक्शन एंड कंबाइन टू प्रोड्यूस द सेवंथ किंगडम। लेकिन ये दोनों मिलकर एंग्लो सेक्शन के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया 7 किंगडम, ठीक है। इन लोगों ने 7 किंगडम को प्रोड्यूस कर दिया, 7 किंगडम को प्रोड्यूस कर दिया, और उसका नाम इन लोगों ने क्या रखा, तो एंग्लो सेक्शन हेप्टार्ची। एंग्लो सेक्शन आपका हेप्टार्ची, एंग्लो सेक्शन और आपका हेप्टार्ची, ये 7 जो किंगडम बना, 7 मतलब उन लोगों ने अलग अलग अपना क्षेत्र बनाया, उसका हम लोग हेप्टार्ची उन लोगों ने नाम रखा। The relationship of these kingdoms gradually pass into the hands of the section because of their better politician and understanding। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, लीडरशिप इनका जो था आपका लीडरशिप ऑफ द किंगडम्स ग्रेजुअली पास इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शन, और ये सेक्शन के बीच में मतलब इनके हाथ में जो था उसका पूरा कंट्रोल आ गया। पहले तो राज बनाए, राज बनाने के बाद अपना कंट्रोल सभी राज्य पर करने लगे। और क्यों, क्योंकि इनका पॉलिटिशियन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, लोगों में पकड़ बहुत अच्छा था। The Celtic languages were not used in the many purpose by them। अब सेल्टिक लैंग्वेज जो था पहले जो यूरोपियन आपका यूरोपियन जो भाषा था वो इनके द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता था, किनके द्वारा, सेक्शन के द्वारा। और neither did this the language influence the section, और ना ही ये जो सेल्ट आपका जो लोगों का जो सेल्टिक भाषा था वो सेक्शन को इम्प्रेस कर पाया। Therefore only a handful of the Celtics word exist today and the most of them are the name of the place and rivers। अब कह रहे हैं कि आज जो इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं, ये बोला जो जा रहा है, उससे मात्र जो था वह कुछ ही वर्ड जो है वह सेल्ट्स वर्ड रह गए हैं, जिसमें में कुछ जो है आपका क्या है,
प्लेस के नाम है, जो जगह के कुछ नाम है, प्लेसेस के नाम है मात्र, और कुछ जो है वो आपका रिवर्स का नाम है। यही सेल्स वर्ड जो है वो रह गया है इसमें, जिसमें इसमें लिखा गया है, आपके बुक में दिया गया है, आप देखिएगा। प्लेस के नाम में दिया है डोवर, कम्बरलैंड, कैंट, लंदन, यॉर्क, और नेम्स ऑफ द रिवर्स, और रिवर्स के नाम में जो दिया गया है वो है एवन, थेम्स, ट्रेंड, दी और डेडमेंट। ये जो है आपका सेल्स वर्ड है जो इंग्लिश में होता है, ओल्ड इंग्लिश में। सम ट्रेसेस ऑफ द ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट आर आल्सो प्रिजर्व इन द फर्स्टली सिलेबल ऑफ द नेम एंड द ऑफ सम टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। कुछ टाउन और आपके डिस्ट्रिक्ट के भी नाम हैं। इन द प्रेजेंट डे इंग्लैंड, प्रेजेंट डे इंग्लैंड में कुछ टाउन और आपके जो है वो विलेज के नाम, डिस्ट्रिक्ट के भी नाम जो है सेल्स के हिसाब से। और दीज आर द मैनचेस्टर्स, विंचेस्टर्स, वेरेस्टर्स, ग्लेस्टर्स, लिचफील्ड्स, लिप्सबरी एंड एक्स्टर्स। ये जो थे आपके कुछ वर्ड है वहाँ के भाषा में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हम लोग को समझने में। Another class of the sales word present preserves in the modern English are words connected with the religion and religion activity। और बहुत सारे और भी सेल्स वर्ड जो थे वह क्या हो गया आपका जो है मॉडर्न इंग्लिश में इंक्लूडेड किया गया या रखा गया। जैसे अब जो शुरुआती में शब्द बोले जाते थे वो बोला तो जा ही रहा था, चल ही रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो चेंज होते गया, पुराने चीज़ों को हम लोग जो है वो बदलते चले गए, लेकिन कुछ चीज़ें तो जो था वह रह गया और उसका यूज होने लगा। तो ऐसा होता है, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होता है तो उसमें चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन के हिसाब से ये नहीं कि जो उसका शुरुआती कुछ चीज़ें था वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता हो, कुछ चीज़ें वो रहता है। तो सेल्स वर्ड जो था वो एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश में सेल्स शब्द को यूज किया जाने लगा। कुछ वर्ड जो है वो हैं, जैसे आपका रिवर्स का नाम, प्लेस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इस तरह का टाउन्स का नाम ये दिया है। तो ये कुछ पॉइंट है आपका। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि डायलेक्टेड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्टेड मतलब उपबोली या भाषा, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश में अब उपबोली और कौन क्या क्या थी और क्या क्या था। There is a clear line of the descent from the speech of the Anglo-Saxon to the modern English in the matter of the sound, vocabulary, grammar and spelling। कह रहा है कि एंग्लो सेक्शन से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक में बहुत सारे ऐसे एक लाइन है जो कनेक्शन है, जो कहिए कि साउंड से हो, वोकैबुलरी से हो, ग्रामर से हो, स्पेलिंग से हो, मतलब कि ये सब जो आपका दोनों में कनेक्शन है। बट द ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। लेकिन अगर कहा जाए कि ओल्ड इंग्लिश का अपना कोई एक ही भाषा था, इसी भाषा का प्रयोग किया गया, तो ऐसा नहीं था। नॉट ए सिंगल लैंग्वेज, ये ऐसा नहीं कि एक भाषा का मतलब अपना कुछ शब्द बना लिया, अपना वर्ड बना लिया और इसी को घुमाते रह गया, इसी को यूज करते रह गया, ऐसा नहीं हुआ। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्टेड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। अब कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्टेड है आपका, इसमें जो है डायलेक्टेड जो है वो 4 डायलेक्टेड है, 4 डायलेक्टेड है। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि कितने डायलेक्टेड जो है वो ओल्ड इंग्लिश में है। इस बार भी इत्तेफाक से पूछा था, तो इस बार जो है ओल्ड इंग्लिश में 4 होता है, लेकिन मिडिल इंग्लिश में जो है वो इत्तेफाक से 5 होता है। हम लोग देखेंगे जब मिडिल इंग्लिश को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को बताऊंगा आपको। तो ओल्ड इंग्लिश के जो डायलेक्टेड होते हैं वो 4 होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पहले कह रहा है आपका कैंथिस, ठीक। दूसरा कह रहा है आपका नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थम्ब्रियन। दूसरा आपका नेक्स्ट कह रहा है कि मर्सियन, और नेक्स्ट जो है वेस्ट सेक्शन। ये जो थे उपबोलियां थी 4 ओल्ड इंग्लिश के, कैंथिस, उसके बाद आपका नॉर्थम्ब्रियन, और उसके बाद मर्सियन और वेस्ट सेक्शन। ये 4 जो है वो 4 डायलेक्टेड है ओल्ड इंग्लिश के आपका। आगे दस इट कैन बी सेड दैट द ओल्ड इंग्लिश वाज ए डायलेक्टिकल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो था आपका डायलेक्टिकल था, ओल्ड इंग्लिश जो था, क्योंकि इसमें और बहुत सारे उपबोलियां प्रयोग हैं। एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द 3 different Anglo-Saxon tribes were involved and was not natural that the variety of languages existed। और फिर से बाद में कह रहा है कि इसमें जो थे 3 एंग्लो सेक्शन की ट्राइब आकर और इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया, एंड बट द नेचुरल डेट वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेज एग्जिस्टेड। लेकिन जो इंग्लिश की क्वालिटी थी, नेचुरल जो था, वो चीज़ें मतलब बिल्कुल बदला नहीं, कुछ ना कुछ रह गया। अब आ रहा है कि सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर
कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, फीचर। ओल्ड इंग्लिश की क्या विशेषता रही, क्या फीचर रहा, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। तो कह रहे हैं द ओल्ड इंग्लिश मेक इट द डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड द टेक्स्ट दिस पीरियड। इस समय का ओल्ड इंग्लिश जो था वो बहुत डिफिकल्ट था पढ़ना और समझने दोनों में। द लैंग्वेजेस looks different because it's the alien spelling and unfamiliar vocabulary and the totally different the grammatical culture। कह रहा है कि उनका साउंड, ओल्ड इंग्लिश के जो शब्द थे, वर्ड थे, उनका साउंड, उनका लुक, उनका स्पेलिंग बिल्कुल अनफेमिलियर थे, मैंने बहुत अजीब था, बहुत उसका साउंड, उसका वर्ड, ये सब कोई भी ग्रामरिकल स्ट्रक्चर जो था वो उससे वो मतलब मैचेज नहीं करता था, या आज के ग्रामर से मैच नहीं करता है। द राइटिंग सिस्टम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था ओल्ड इंग्लिश को लिखना। आज हम लोग इंग्लिश इतना आसान हो गया है कि 26 लीटर में जो है वो पूरे हम लोग इंग्लिश को, कोई भी अगर इतिहास लिखना हो इंग्लिश का तो मात्र 26 लीटर का प्रयोग करके हम लोग लिख पाते हैं। बट उस समय का जो इंग्लिश था स्टार्टिंग टाइम का वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट वी फाइंड इट टुडे, आज हम लोग जो पाते हैं उस कई गुना वो डिफिकल्ट था। व्हेन द एंग्लो सेक्शन केम टू द इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन यानी कि शुरुआती प्रजाति जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है, वो लोग जब इंग्लैंड आते हैं तो दे यूज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग विच वाज इनटू द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। तो ये लोग भी उन्हीं भाषा का लिखने के लिए प्रयोग करते थे जो कि नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के लोग किया करते थे, ये लोग उसको लेकर आए। प्रेजेंट डे द जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया, जो आजकल उसको हम लोग प्रेजेंट डे में जर्मनी कहेंगे, स्कैंडिनेविया कहेंगे। दिस राइटिंग सिस्टम यूज टू द रूनिक अल्फाबेट, और ये लोग जो थे एंग्लो सेक्शन जो यूज करने लगे, जो यूरोप से आया था, तो ये लोग कौन से अल्फाबेट का प्रयोग करते थे, यह भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। रूनिक अल्फाबेट, RUNIC, रूनिक अल्फाबेट यह होता था। जैसे हम लोग आज सिर्फ अल्फाबेट पढ़ते हैं, उस समय ये जो थे लेकर जो आए थे ये लोग, वो रूनिक अल्फाबेट का प्रयोग करते थे। और उसके बाद द रूनिक कैरेक्टर्स वेयर, और ये रूनिक अल्फाबेट प्रयोग करते थे, और ये कैसे हुआ करते थे, राइटिंग सिस्टम द रूनिक कैरेक्टर्स वेयर द कंपोज ऑफ द शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स। रूनिक अल्फाबेट जो हुआ करता था लेटर उसके, वो बिल्कुल शार्प लाइन मतलब सीधे रेखा से लिखा जाता था, बिल्कुल थोड़ा सा भी कर्व नहीं हुआ करता था। ठीक, जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए चाइना का जो है, चाइना में जो लिखते हैं लोग ऐसे बिल्कुल इतना जगह इतना बार काटते हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी जो है स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें बहुत कम ही कर्व लाइन मिलता है। जैसे आज हम लोग एल लिख देते हैं ABCD का, तो आसानी से ऐसे लिख दिए, एम लिख दिए तो इतना घुमा दिए, सी लिखना तो ऐसे कर्व कर दिए। लेकिन उस समय ऐसा जो था, इस तरह का सिस्टम, इतना इस तरह का प्रावधान नहीं था, बिल्कुल सीधा एंड विदाउट कर, बिना मुड़े। मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर द फाउंड वीपन, इसमें से तो कुछ अक्षर ऐसे थे जो बिल्कुल हथियार की तरह थे, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है। कुछ इसमें ऐसे लेटर्स थे जो आपका बिल्कुल हथियार की तरह दिखते थे। और कौन से हथियार, सच एज एरो, तीर के जैसा, एक्स कुल्हाड़ी, नाइफ चाकू, हैंडल स्वाड ETC, ऐसे ऐसे उस समय के लिखने का जो था वो तरीका था। तो शुरुआती दौर था, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है ज़्यादा डेवलपमेंट जब नहीं हुआ, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो जो हमारे पास जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, उसी से प्रयोग होता था पहले, बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई किया हम लोग। Some are to be the seen in the monuments, jewelry and casket made of the bones। कुछ तो बहुत सारे ज्वेलरी की तरह अक्षर हुआ करते थे, कुछ हड्डियों की तरह हुआ करते थे। देयर मैसेज आर द डिफिकल्ट टू ड्राइव एज मोस्ट ऑफ देम आर द जनरली सिलोबिक, और बहुत सारे का तो मीनिंग निकालना भी डिफिकल्ट होता था कि भाई ये जो ऐसा सिंबल दिया है, ये जो रूनिक अल्फाबेट लिखा गया है, इसका क्या मतलब हुआ। बहुत डिफिकल्टी होती थी लोगों को पढ़ने में, समझने में, लिखने में, याद करने में। आफ्टर 6th सेंचुरी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, टाइम चेंज होते जा रहा है। आफ्टर 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी के बाद हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 6th सेंचुरी, आफ्टर 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी के बीतने के बाद, क्योंकि आपका ओल्ड इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था आपका जो इसका टाइम पीरियड था वो 449 था। तो ऐसे करते करते ये 5वां सेंचुरी चल रहा था, ऐसे करते करते इतना चेंजेज होते हुए घूमते फिरते जो था वो क्या हुआ, 6th सेंचुरी, यानी कि आफ्टर 6th सेंचुरी मतलब 7वीं शताब्दी में 6 सेंचुरी बीत गया इसी में।
द स्प्रिट द क्रिश्चियनिटी, धीरे धीरे जो था क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगा, मतलब कि आपका जो ईसाई धर्म जो था उस समय प्रचार प्रसार में था, डेवलपमेंट हो रहा था। एंड लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, और उस समय क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जो था आपका क्रिश्चियनिटी के साथ जो था कि आपका क्या बढ़ने लगा, तो रोमन, यही से रोमन आया जो हम लोग आज यूज करते हैं, आपका जो था धीरे धीरे जो रोमन्स स्क्रिप्ट एज द वर द राइटिंग एंड लेटिन रिलीजियस टेक्स्ट। अब लेटिन शब्द के राइटिंग में जो था ये रोमन्स लेटर जो है, अल्फाबेट जो है, या यह कैरेक्टर का जो है वो प्रयोग होने लगा, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी जो था, ईसाई जो था धर्म जो था उस समय धीरे धीरे डेवलप होने लगा। उसके बाद कह रहा है कि इन दिस रिलीजियस टेक्स्ट द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड द एंग्लो सेक्शन, रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्शन। अब धीरे धीरे ये लोग जो भी थे आपके एंग्लो सेक्शन, जो इतने भाषा का उपयोग किए, इन लोगों ने प्रयोग किया, तो ये लोग भी धीरे धीरे, अब जैसे समाज जिस चीज़ का मांग रहा है वही समाज के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अगर नहीं बदलिएगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था। तो जब क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रहा था, रोमन ये लोग स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे थे राइटिंग लिखने वगैरह में, तो एंग्लो सेक्शन के जो लोग थे, ये प्रजाति जो थी, जो इंग्लिश को मतलब कि आगे बढ़ा कर लेकर आए, इन लोगों ने भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया रोमन का। एंड सेक्शन थ्रू द वेरिएशन बिफोर द इट्स रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप एंड द मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न शेप जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पहले उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंटेड था, अलग अलग था, डिफरेंसेस था। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर द सरपास्ड बाय द फ्रेंच कैरेक्टर। अब धीरे धीरे ओल्ड सेक्शन जो था ये अल्फाबेट रोमन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है और इसमें चेंजेस हुआ, और फ्रेंच कैरेक्टर को भी कुछ इसमें इंक्लूड किया। सम न्यू लेटर्स, कुछ नए शब्दों का प्रयोग हुआ, एज सच एज द क्यू, जैसे इसमें तब जाकर सही कुछ वर्ड जो है रोमन से आए, जैसे इसमें क्यू लिखा गया है, कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, उसके बाद डब्ल्यू है, स्मॉल आपका है, ठीक है, और उसके बाद जे, और ये जो जे है, कुछ नए इंग्लिश लेटर को लाया गया। कब, तो एडी 1066 आपका जो है वो 1066 तक, जहां पर जो ओल्ड इंग्लिश का जो है वो पीरियड रहा, जो समय रहा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जो पढ़ेंगे वो समझेंगे कि फॉरेन, आपका फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। अब ये यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि किस किस ये लोग लैंग्वेज को, किस किस भाषा को, किस बात को ये लोग अपनाए, कैसे चेंजेस किए, कैसे यूज किए। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि किस किस विदेशी शब्दों का, विदेशी भाषाओं का जो था वो इंग्लिश पर कैसा प्रभाव रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शन द फॉरेन लैंग्वेज इन द इंग्लिश एंड वोकैबुलरी एंड द earliest time to the country had been subjected and success aggression and foreign invaders such as the Roman, French, इनके स्लोवियन, 3 नाम मुख्य रूप से आता है जिसका प्रभाव ओल्ड इंग्लिश से पड़ा। पहला था रोमन, दूसरा था फ्रेंच, ठीक है, जो रोमन यहाँ पहले इन लोगों ने कैच किया, ठीक है, तो आपका पहला था रोमन, उसके बाद दिखाया गया है आपका फ्रेंच, इसका प्रभाव हुआ ओल्ड इंग्लिश पर, और थर्ड जो था वो है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन। ये 3 इन्वेडर जो थे, ये 3 आपका जो था आप क्या था ये, तो सच इन्वेडर, अतिक्रमणकारियों का जो था ओल्ड इंग्लिश पर, मतलब इस देश का, इस भाषा का जो था ओल्ड इंग्लिश पर बहुत प्रभाव। पर अर्लियर दे बॉट टू देयर ओन लैंग्वेजेस बट द लेटर बेस्टो ऑन द इंग्लिश as fair share and their vocabulary, and in the old English period 2 major influence were the Latin Scandinavian। और मुख्य रूप से 2 जो था, एक और बात इसमें दिया गया, ये तो था ही, दूसरा कह रहा है आपका इसमें कि लेटिन, बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा आपका इंग्लिश पर वो लेटिन, और जो था वो स्कैंडिनेवियन का जो था वो प्रभाव इंग्लिश पर रहा। तो इस हिसाब से जो था वो ये पैराग्राफ खत्म होता है। अब आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेटिन का क्या प्रभाव रहा ओल्ड इंग्लिश पर, उसके बाद स्कैंडिनेवियन का क्या प्रभाव रहा, स्कैंडिनेवियन का जो है वोकैबुलरी पर क्या प्रभाव रहा, ठीक है, और उसके बाद फाइनल जो है ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या क्वालिटियाँ थी, क्या क्या चेंजेस था, कौन कौन राइटर थे, कौन कौन वर्क हुए, कौन कौन प्लेस हुआ, इस चीज़ को भी जो हम लोग वो नेक्स्ट चैप्टर में
सॉरी नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू।